हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे पढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। एक नगर में शमशाद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला था। वह बहुत अमीर था, लेकिन वह पहले दर्जी का कंजूस था। एक एक पैसा वह देखभाल कर खर्च करता था। शमशाद इतना कंजूस था कि भोजन में सूखी रोटी एक सब्जी के साथ खाता था। घर के बने सीधे सादे कपड़े पहनता था। घर में कोई नौकर चाकर नहीं रखता था। सारा काम अपनी पत्नी स्वयं करती थी। उनका कोई संतान नहीं थी। उसे जहाँ भी कहीं जाना होता पैदल जाता। सभी लोग जानते थे वह बहुत धनी परंतु कंजूस है। लोगों को उसका नाम मक्खीचूस रख छोड़ा था। वह जैसे तैसे जो भी कमाता उसे सोने के सिक्के बनवा लेता। शमशाद के घर के पीछे एक बड़ा बगीचा था। वह रोज सुबह शाम सैर करने जाता था। उसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे उसने एक बड़ा सा घड़ा मिट्टी में दबा कर रखा था। जो भी दौलत वह इकट्ठा करता सोने के सिक्के के रूप में उस मटके में डाल देता। शाम को जाने तक वह घर में केवल एक दिया ही जलाता। यदि उसे या उसकी पत्नी को घर के किसी दूसरे कोने में काम हो तो उसे वही दिया उठाकर ले जाना पड़ता था। शमशाद अपनी जोड़ी हुई दौलत के बारे में किसी को नहीं बताता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इस बात का अभ्यास न था कि उसका पति इतना दौलत इकट्ठा कर रहा है। वह समझती थी उसे पति का कारोबार मंद है डा है। इस कारण वह रूखा सूखा भोजन खाकर रहते थे। शमशाद की पत्नी शहनाज बेचारी बहुत सीधी सादी थी। वह घर से बाहर नहीं निकलती थी, इस कारण कि वह यह भी नहीं जानती थी कि लोग उसके पति को कंजूस मक्खीचूस नाम से पुकारते हैं। उसकी इच्छा होती कि वह नए नए कपड़े पहने, आभूषण बनवाए, लेकिन पति की आमदनी बहुत कम जानकर वह किसी भी चीज की फरमाइश अपने पति से नहीं करती थी। यदि किसी वक्त भोजन में सब्जी या रोटी बच जाती तो शमशाद उसे फेंकने ना देता था। वही उसे बचे भोजन से दूसरे वक्त पेट भर लिया करता था। कंजूस का आलम यह था कि वह घर में जूते या चप्पल पहनना पसंद नहीं करता था। वह कहता था जूते जितना क्या पहनूंगा उतने ज्यादा समय साथ चल देंगे। घर में जूते चप्पल की क्या जरूरत है, बिना बात घर में पहने हुए घुसेंगे ही। बाजार में नाई से बाल कटवाने जाता तो सारे बाल सपाचट कराता ताकि कम से कम 6 महीने तक नाई के पास जाने की झंझट ही ना रहे। घर के दरवाजे या खिड़कियों को तब तक बंद ना करता जब तक बहुत ज्यादा जरूरत ना होती। उसका विचार था कि बाहर का दरवाजा खोले बंद करने से दरवाजों के जोड़े घिस जाते हैं। भीतर पहने के कपड़े रोज नहीं धुलवाता, उन्हें एक दिन तरफ से पहनता था, दूसरे दिन पलट कर दूसरी तरफ से, ताकि साबुन का खर्च बचे। शमशाद हर रोज पैसा बचाकर कंजूसी करने की नई नई तरकीबें सोचा करता था। वह सुबह शाम बगिया में टहलने जरूर जाता था। शहनाज सोचती थी कि शमशाद अपनी सेहत बनाने के खातिर बगीचे में जाता है, परंतु शमशाद का कुछ अलग ही मकसद होता था। वह लगभग हर रोज धन रखने या उसे देखने के लिए जाता था। यदि सुबह होता तो उन सिक्कों को गिन करके आता था। यदि कभी जल्दी में होता तो जमीन से मिट्टी हटाकर मटके में रखे अशर्फियों को निहारता फिर बंद करके चला आता। यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था, परंतु एक दिन एक चोर ने बगीचे की दीवार पर शमशाद सेठ को पेड़ के नीचे धन छिपाते देख लिया। उसकी निगाह उस धन पर अटक गई और रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही चोर पूरे मटके की सारी अशर्फियां निकाल कर 9 तो 11 हो गए। सुबह को शमशाद चोरी की वारदात के लिए खबर बगीचे में सैर करने पहुंचा। जब वह उसे पेड़ के पास पहुंचे तो उसका कलेजा धक सा रह गया। जहाँ उसका मटका था वहाँ मिट्टी खुदी हुई थी और उस खाली मटका दिखाई दे रहा था। शमशाद ने सोचा कि जल्दी से घर जाकर पहले पत्नी से पुलिस को की खबर दूं। पत्नी परंतु पैर थे कि दुख और घबराहट के मारे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह 2-4 कदम ही चला था कि बेहोश होकर गिर गया। जब बहुत दूर तक वह घर नहीं पहुंचा, उसकी पत्नी भतीजे में पहुंची। जैसे तैसे पड़ोसी की सहायता से शमशाद को घर लाया गया। सदमे के कारण वह बीमार पड़ गया। हर रोज वैद्य उसे देखने आता, परंतु दवा का कोई लाभ नहीं हो पाया था। उसे पत्नी को चोरी के बारे में बताया वह सुनकर सन्न रह गई। वह कभी धन की चोरी की बात सुनकर भूखी
رہنے لگی۔ شمشاد کی بیماری کا حال سن کر اس کا پرم متر گھنشیام اس سے ملنے آیا۔ جب اس کے متر نے کی اپاوتی سنی تو وہ سمجھ گیا کہ شمشاد کی بیماری کارن دھن کی چوری کا صدمہ ہے۔ اسے ترنت وید کا علاج کرنے سے بند کر دیا۔ شمشاد گھنشیام سے بولا، تم جانتے تھے کہ تم نے دھن کہاں رکھا ہے؟ یہ بتاؤ، تم اس دھن کو کیوں اکٹھا کر رہے تھے؟ شمشاد بولا، اپنے لیے۔ گھنشیام بولا، اپنے لیے؟ اپنے لیے کیسے؟ تم اپنے لیے تو دھن خرچ کرتے ہی نہیں تھے۔ شمشاد بولا، اپنے بھوش کے لیے دھن جوڑ رہا تھا تاکہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو وہ دھن میرے کام آئے، اور یدی اس بیچ مجھے کوئی سنتان ہو جائے تو اس سنتان کو میری سمپتی اور خزانہ مل جائے۔ گھنشیام بولا، جب تم اس عمر میں اس دھن کا اپیوگ نہیں کر رہے تھے تو بڑھاپے کے لیے اس کا منہ کیسا؟ اچھا، اب میرا کہنا مانو، اب بھول جاؤ کہ تمہارا دھن چوری ہوا۔ جیسے روکھا سوکھا کھاتے تھے ویسے ہی کھاتے رہو، جیسے سادے کپڑے پہنتے تھے ویسے پہنتے رہو۔ شمشاد جلدی سے بات کاٹتے ہوئے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا دھن تو چلا ہی گیا، میں کیسے شانت ہو سکتا ہوں؟ گھنشیام نے ایک بار پھر اپنے متر کو سمجھانے کا پریاس کیا۔ متر نے، اس دھن کا تمہارے اپیوگ نہیں تھا، وہ بیکار ہی تھا۔ اب وہ دھن تمہارے پاس رہے یا کسی اور کے پاس، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ چور اس دھن کا گاڑ کر رکھنے کے بجائے اپنے پریوار کے لیے خرچ کرے۔ اب تم یہاں سوچو کہ دھن وہی مٹکے میں رکھا ہے، اور یدی پہلی جیسی زندگی بسر کرنا چاہو ویسی زندگی بسر کرو، اور یدی تمہیں اس چوری سے کچھ شکشا ملی ہو تو آگے سے جتنی کمائی کرو پر اپنے اور بھابھی کے سکھ کے لیے اس دھن کا اپیوگ کرو۔ کل کیا بھروسہ، پہلی بات تو تمہاری سنتان ہی نہیں ہے، یدی ہو بھی تو تم اس کے لیے جوڑ جوڑ کر سوئم کو دکھ دیتے ہو۔ سنتان لائق ہوگی تو خود ہی کما کر لے گی، مفت میں ملی دولت سے تو سنتان بگڑ جاتی ہے، اس دھن کو عیاشی میں برباد کر دیتی ہے۔ شمشاد کو متر کی بات سمجھ میں آنے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ چست اور سوستھ ہو گیا۔ اسے سمجھ میں آ گیا جو مزہ سوئم کما کر خرچ کرنے میں ہے، وہ جوڑ کر رکھنے میں نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی کمائی سے اچت خرچ کر کے پتنی کے سکھ اور آرام کے دن گزارنے لگا۔ Thank you for watching.